अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आमिर नदीम। ये है मुमताज़ बख्श एकेडमी। ये है हमारे सीएसएस कोर्स का लेक्चर नंबर 2। इसमें हम सीखेंगे कि सीएसएस टाइप्स क्या होती हैं। आप सोच रहे होंगे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी टाइप्स ऑफ सीएसएस देखी थी, लेकिन हमने उनके सिर्फ नाम देखे थे। क्या-क्या नाम थे? इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस। यानी कि सीएसएस क्या होती है? किसी क्रेडिंग स्टाइल शीट। हमने अब अप्लाई करने हैं स्टाइल। जो हमने वेब पेज बनाए हैं, जो हमने एचटीएमएल में चीज़ें सीखी हैं, उनको हमने स्टाइल देने हैं। उनको स्टाइल देने के टोटल कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। ये आपने बार-बार ज़हन में रखना है। इनलाइन, इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस। इन तीनों तरीकों को ना सिर्फ हम समझेंगे, बल्कि आज अप्लाई करके भी देखेंगे कि किस तरह अप्लाई करते हैं। ठीक है? सबसे पहले इनलाइन सीएसएस। आपके सामने स्क्रीन पर पहले ये टॉप वाला देखें, इनलाइन सीएसएस यहाँ रखा हुआ है। ये एक पैराग्राफ है, यहाँ से टैग शुरू हो रहा है पी, ठीक है। उसके अंदर हमने एक एट्रीब्यूट यूज किया है स्टाइल। इसके बारे में आप पहले भी देख चुके होंगे। स्टाइल इज इक्वल टू, आगे डबल कोट्स हैं, ठीक है। आगे ये सारी उसकी क्या है, वैल्यू है। और पैराग्राफ के इधर ये स्टार्टिंग टैग क्लोज हो रहा है और इसके बाद क्या लिखा हुआ है, दिस इज पैराग्राफ, और यहाँ पर पैराग्राफ टैग खत्म हो रहा है। स्टाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है, हमने कलर देकर कॉलन डाला हुआ है, और आगे फिर कलर का नेम लिखा हुआ है, और आगे फिर सेमी कॉलन है, और फिर ये क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो इसे कहते हैं इनलाइन सीएसएस। ये इस पैराग्राफ के कलर को क्या करेगा, ब्लू कर देगा। इस पैराग्राफ के कलर को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। ये हमने उसे क्या दिया है, स्टाइल दिया है, और इसे कहते हैं इनलाइन सीएसएस। ना सिर्फ कलर हम दे सकते हैं, हम बाकी चीजें भी कर सकते हैं। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं आपको मजीद चीजें भी बताऊंगा। इसी तरह जिस तरह ये फॉन्ट साइज है, ठीक है, 32px, 32px, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस टेक्स्ट को बड़ा कर देगा, इसको फॉन्ट साइज ये दे देगा, ठीक है। तो ये भी उसी लाइन के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट यूज हुआ है, और वहां पर ही हमने उसको जो है उसको वैल्यू दे दिया है, और ये क्या कर दिया है, उस टेक्स्ट को उसको उसने बड़ा कर दिया है। तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे आपको मजीद सही समझ आएगी। इन सिंपल वर्ड में आपने इनलाइन सीएसएस जब यूज़ करनी है, तो ये जो हमारी एचटीएमएल है, पैराग्राफ टैग जो है, इसके अंदर ही आपने स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करना है, और इक्वल टू साइन डालना है, और डबल कोट्स के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज के नेम है। इस कलर के स्पेलिंग आप गलत नहीं लिख सकते, ना ही फॉन्ट साइज के स्पेलिंग गलत लिख सकते हैं। तो उनको वैल्यू देनी है। 32px का मतलब है 32 पिक्सल, ये फॉन्ट साइज होता है। आप किसी चीज़ को 10px भी दे सकते हैं, 12px, 15px, जितना साइज देना चाहें। तो 32px काफ़ी बड़ा साइज होता है। तो हेडिंग वाला टेक्स्ट इससे बनेगा, तो जितना मर्जी आप टेक्स्ट साइज दे सकते हैं। फॉन्ट साइज आपने उसका प्रॉपर्टी नेम याद रखना है, ये डैश भी जरूर डालनी है। तो इसे बोलते हैं इनलाइन सीएसएस। ये उसी लाइन के अंदर अप्लाई होता है, ये इसी लाइन के अंदर अप्लाई होता है, ठीक है। इसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इंटरनल सीएसएस के बारे में, ठीक है। इंटरनल सीएसएस, जिस तरह ये सीएसएस जो इनलाइन सीएसएस है लाइन के अंदर अप्लाई होता है, जो एक्सटर्नल सीएसएस है वो लाइन के अंदर अप्लाई नहीं होता, बल्कि वो हेड टैग में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, हेड टैग में। जैसा कि आपको पता है, हमारी जो HTML फाइल होती है उसमें दो चीजें होती हैं, एक हेड होता है, एक बॉडी होती है। हेड के अंदर हम टाइटल वगैरह रखते हैं, इसमें टाइटल नहीं यूज हुआ, अपने को परेशानी हो ना, मैं इसे ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। एक हेड होता है, एक बॉडी होती है। हेड टैग के अंदर आपने एक स्टाइल टैग यूज करना है। क्या यूज करना है, स्टाइल टैग यूज करना है, और उसकी टाइप रखनी है टेक्स्ट, और आगे डालकर ये जो फॉरवर्ड स्लैश डालकर CSS, ठीक है। टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट CSS। इसके अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, उसको जो है वो कलर वगैरह दे सकते हैं, उसका फॉन्ट साइज बड़ा कर सकते हैं। ये बॉडी को उसने कलर दिया हुआ है, इसको हम देकर देखेंगे तो आपको मजीद समझ आएगा। परेशान नहीं होना, सिर्फ इतना समझ लें कि जो हेड के अंदर हम उसको स्टाइल टैग यूज करके टाइप टेक्स्ट CSS रखकर जो उसको हम वैल्यूज देंगे, जो उसकी स्टाइल करेंगे, इसको बोलेंगे इंटरनल सीएसएस। पहला था इनलाइन, वो उसी लाइन के अंदर था। इंटरनल जो है वो पेज के टॉप पर, यानी कि इसका क्या मतलब है, बॉडी का मतलब है जो हमारी पूरी बॉडी है। जो एक हेड होता है, एक बॉडी, उस पूरी बॉडी का बैकग्राउंड कलर क्या कर दे, ब्लू कर दे।
और पी का क्या मतलब है, जितने भी हमारे पैराग्राफ हैं उनका कलर क्या कर दें, येलो कर दें। इसको हम अप्लाई करके भी देखेंगे, आपको मजीद अच्छे से इंशाल्लाह समझ आएगी। एक्सटर्नल सीएसएस क्या होती है, मैंने आपको लिंक का बताया था। लिंक हमने कहाँ यूज किया था, हेड टैग के अंदर हमने लिंक यूज किया था फैव आइकन के लिए। वहां रिलेशन में कुछ और था, ठीक है, टाइप में कुछ और था, मतलब एचरेफ में कुछ और था। इधर रिलेशनशिप होगा स्टाइल शीट टाइप, वही टेक्स्ट सीएसएस जो हमने स्टाइल टैग में यूज की, और जहां उसका एड्रेस होगा जहां वो फाइल रखी हुई है, कौन सी फाइल, जिसमें हमने सीएसएस लिखी हुई है। सीएसएस एक्सटर्नल सीएसएस में हम अलग से फाइल बनाते हैं, वहां पर हम सीएसएस रखते हैं। तीन सीएसएस कौन सी हैं, एक इनलाइन, वो लाइन के अंदर ही होगी। इंटरनल जो है वो पेज के ऊपर वाले हिस्से में होती है, हेड टैग में। एक्सटर्नल जो होती है उसका जो बॉडी का हेड होता है उसमें बताते हैं कि कहाँ पर पड़ी है, कहाँ पर पड़ी है। स्टाइल डॉट सी एस यहाँ पर पड़ी है, उस फाइल के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन ये क्यों हेड में बताना होता है, ताकि पता चल जाए पेज को कि कहाँ से मैंने सी एस एस लेनी है। इसको अप्लाई करके देखते हैं। सबसे ज्यादा आपने कौन सी यूज करनी है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल सबसे अहम है। क्यों अहम है, क्यों ज़रा यूज़ करनी है, इसको भी इसी वीडियो में हम समझ लेंगे क्यों यूज़ करनी है। तो बेसिकली हम इसको समझना शुरू करते हैं। आपने आज के बाद जब भी शुरू करनी है, अपनी वेबसाइट बनानी है, पहले हम सिर्फ HTML समझ रहे थे, तो हम सिंपल उसकी एक फाइल बना देते थे। अभी भी फाइल ही बनानी है HTML की, लेकिन अब चूंकि हमारी ज़्यादा फाइल भी हो सकती हैं, आपने CSS की फाइलें भी शामिल करनी है। बाद में हो सकता है आप आगे जाकर जावास्क्रिप्ट और PHP या नोड डॉट या बहुत सारी चीज़ें को मिलाकर हमारी एक वेबसाइट बनेगी। इमेजेस उसमें रखे होंगे बहुत सारी। तो आपने जब भी कोई वेबसाइट बनानी है उसका एक अलग से फोल्डर बना लेना है, ठीक है। ये स्क्रीन पर मैंने यहाँ पर वेबसाइट के नाम से एक फोल्डर बनाकर रखा हुआ है, इसको ओपन करता हूँ, जिसको मैंने CSS कोर्स का नाम दिया हुआ है। इसको मैं ओपन विद, अब HTML नहीं करूंगा, विजुअल स्टूडियो कोड इधर से भी ओपन कर सकता हूँ, ओपन विद माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो। या फिर दूसरा तरीका, पहले ये होता है कि विजुअल स्टूडियो को मैं ओपन कर लूँ, और बेहतरीन तरीका यही है। आप कोशिश करें कि ऐसे ही ओपन करें, विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करें। विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करने का तरीका मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है, कि क्या तरीका था। मैंने आप लोगों को बताया था कि तो उसकी वेबसाइट पर जाना है, वहां से डाउनलोड करना है, और अपनी अगर विंडो है तो विंडो के लिए सिलेक्ट कर लेना है, और अगर आपका मैक वगैरह है तो उसके लिए सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप चाहें तो वीडियो जाकर देख सकते हैं, अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो उधर से इंस्टॉल कर सकते हैं। पहले हम इधर से ओपन फाइल करते थे या न्यू फाइल बनाते थे, अब हमने ओपन फोल्डर करना है। क्या करना है, ओपन फोल्डर। क्यों फोल्डर ओपन करना है, क्योंकि हमने फोल्डर अलग से अपनी वेबसाइट का बनाया। ये देखें यहाँ पर वेबसाइट के नाम से हमने फोल्डर बनाया हुआ, डेस्कटॉप पर पड़ा था। इस तरह अगर आपने फोल्डर नहीं बनाया था, फोल्डर बना लेना है। वहां से जाकर आपने फोल्डर सेलेक्ट करके फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है, और फोल्डर हमारा सारा ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये कह रहे हैं कि आप ट्रस्ट करते हैं आथर को, आपने कहना है यस आई ट्रस्ट दी आथर, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एक फोल्डर बन गया हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने स्क्रीन का साइज बड़ा किया था, छोटा करता तो कुछ आपको इस तरह से नजर आ रहा होगा। इधर हमारी फाइल खुली होती है, ये गेट स्टार्टेड वाली फाइल होगी, इसको आप क्लोज कर दें। ये हमारा फोल्डर खोल गया, ठीक है। इस फोल्डर में हमारी एक ही फाइल पड़ी हुई है, CSS कोर्स, ठीक है। इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ तो आपको मजीद क्लियर नजर आएगा। ये इस जगह पर क्या होगा, आपको आपकी फाइलें ओपन हो जाएंगी, ठीक है। ये हमारा पूरा फोल्डर खुला है, ये ऊपर में नजर आ रहा है, आवर वेबसाइट के नाम से हमारा फोल्डर था। तो ये पूरा फोल्डर इधर खुल जाएगा, जितनी भी फाइलें होंगी वो एक जगह आ जाएंगी। तो फोल्डर रखने का मतलब ये होता है कि सारी फाइलें एक जगह आएंगी, और हमारी पूरी वेबसाइट इधर से ही हम बना लेंगे उसको। चलिए इसको थोड़ा, मैं स्क्रीन को अब थोड़ा कम जूम करता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि HTML जब हमने विजुअल स्टूडियो कोड में लिखनी है तो इसका बड़ा आसान तरीका है। किस तरह से हम लिखेंगे, पहले इस फाइल को आप ओपन करना है, किसको, CSS कोड। इसका डबल क्लिक करेंगे तो ये इधर ओपन हो जाएगी। इसमें पहले ही हमने सिंपल HTML लिखी हुई है, मैं इसको मिटाकर दोबारा से लिखूंगा। और क्या आसान तरीका था हमारा, हमने एक्सक्लेमेशन मार्क बनाया और एंटर कर देना है, ठीक है। आप कोई विजुअल स्टूडियो के अलावा यूज कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें ऐसा ना हो, उसमें कोई और तरीका हो जहाँ आप शुरू से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये मेटा टैग्स फिलहाल मैं मिटा रहा हूँ, लेकिन ये जरूरी होते हैं। जब आप रियल में वेबसाइट बना रहे होंगे तो इनको रहने देना है, ठीक है। इनको समझने के लिए आपको अभी इसमें समझने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल हमारा बेसिक HTML का स्ट्रक्चर है, आपको पता ही होगा HTML, ठीक है। उसके अंदर हेड है, हेड और बॉडी है, और टाइटल में हमने लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, हम ये इधर कह देते हैं और CSS टाइप्स, क्योंकि हम इसमें CSS टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम पहले इधर एक पैराग्राफ यूज करते हैं, ठीक है। इट इज पैराग्राफ, ठीक है। अब हम ओपन करेंगे, वो फोल्डर ओपन करते हैं, ये हमारा फोल्डर है, इसको हम इधर से ओपन कर लेते हैं, ओपन विद
क्या इसको क्या बोलते हैं, ओपन में इंटरनेट एक्सप्लोरर मैंने जो बेसिक इसमें होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट एज आप इसको बोलते हैं, तो इसी में मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, मैं इसको इधर ले आता हूँ आपके ताकि नज़र आए आपको क्लियर। तो ये मैंने ओपन कर लिया है, इसमें लिखा हुआ है इट इज़ पैराग्राफ, को नज़र आ रहा होगा। इसको मैं जूम करता हूँ ताकि बड़ा अगर आपको और क्लियर नजर आए। मैंने इसमें इट इज़ पैराग्राफ लिखा है। ठीक है, टाइटल मैंने इसको दिया हुआ है CSS टाइप, उधर मैंने ओपन कर लिया और इधर मैंने विजुअल स्टूडियो कोड में वो ओपन किया हुआ है CSS कोर्स। इधर से पूरा फोल्डर ओपन करना है, जितनी भी उसमें फाइल होंगी इधर नजर आ जाएंगी। ठीक है, तो इस पैराग्राफ को मैं चाहता हूँ कि कलर क्या हो जाए, फर्ज करें मैं कहता हूँ रेड हो जाए, तो आपने स्टाइल टैग यूज करना है। जैसे मैंने पीछे स्लाइड में बताया, स्टाइल टैग और इक्वल टू साइन यूज करना है। इक्वल टू साइन, उसके बाद डबल कोट्स, दोनों साइड पर डबल कोट्स होंगे और इधर वैल्यू होगी कलर। और वैल्यू के लिए क्या देना है, वैल्यू के लिए हमने कॉलन यूज करना है। और इसने इधर हमारे लिए सारे कलर देखें, उसने बता दिया कि ये कलर आप दे सकते हैं। तो कितना आसान होता है, विजुअल स्टूडियो कोड में ये हमारे लिए ऑप्शन दे देता है। ठीक है, मैं कहता हूँ चले मैं रेड कलर देना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, कलर और कॉलन यूज किया और मैंने रेड दे दिया। इसको मैं सेव करता हूँ, देखते हैं क्या हमारा कलर रेड होता है। तो इसको रिफ्रेश करते हैं, देखें इसने कलर हमारा रेड कर दिया है। इतना आसानी से हमने एक स्टाइल कर लिया, किसको, जो पैराग्राफ है उसको स्टाइल दे लिया है। ठीक है, एक और पैराग्राफ है, उसको हम कलर रेड देना चाहते हैं, तो हमें इधर से उसको भी कलर रेड दे लेना है। ठीक है, इट इज सेकंड पैराग्राफ। तो इसको देखते हैं क्या कलर रेड हुआ है। सेव करके मैंने इधर रिफ्रेश किया तो देखिए उसका कलर भी दूसरे का भी पैराग्राफ का रेड हो गया। अगर मैं इसका कलर ग्रीन करना चाहूँ, जो भी देना चाहूँ, तो वो मैं उसको कलर दे सकता हूँ, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये क्या होगी, इनलाइन CSS। इनलाइन CSS का क्या होता है, वो उसी लाइन के अंदर हम उसको CSS अप्लाई करते हैं। इसका नुकसान क्या होता है, इस लाइन को अगर हमने अप्लाई करना है तो अलग से अप्लाई करना है, इस लाइन को करना है तो अलग से अप्लाई करना है। अगर 20 पैराग्राफ है तो उन सारे पैराग्राफ को अलग से अप्लाई करना है। तो इसका बेहतर हल, इससे बेहतर हल है लेकिन सबसे बेहतर हल नहीं है। ठीक है, इसका बेहतर हल यह है कि हम इधर स्टाइल टैग यूज कर लें। स्टाइल टैग के अंदर हमने ये जो विजुअल स्टूडियो कोड है, जैसे ही आप टैग बंद करते हैं तो क्लोजिंग टैग ये खुद ही लगा देता है, तो उसे पता चल जाता है, तो वो हमारी हेल्प कर देता है। ठीक है, स्टाइल में मैंने क्या कहा था, टाइप टेक्स्ट और CSS, इस तरह आपने लिखना है, टेक्स्ट फॉरवर्ड स्लैश CSS। और इस तरह आपने स्टाइल टैग यूज करना है और P लिखना है। क्या लिखना है, P का मतलब है पैराग्राफ। पैराग्राफ के बाद अपने करली ब्रेसेट डालनी है और क्लोज कर देनी है। ठीक है, इसमें आपने वैल्यू देनी है कलर ग्रीन। अच्छा, ये क्या किया है, इसने कहा है जितने भी पैराग्राफ हैं उनका कलर ग्रीन कर दे। देखते हैं ये ग्रीन करेगा कि नहीं करेगा। ये नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, उसकी वजह यह है कि इन लाइन, जो लाइन के अंदर होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, उसको वो उसके करीब है इसलिए उसकी वैल्यू दे रहा है। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ इन लाइन को फिल वक्त। इन लाइन में स्टाइल को मिटाता हूँ, देखते हैं क्या ये फिर हमारी चीज का कलर सही करता है कि नहीं करता। देखें अब उसने ग्रीन कर दिया है। तो अगर हम दोबारा इसको इनलाइन CSS के थ्रू यानी कि स्टाइल के थ्रू दें, तो वो क्या कर देगा, उस वाला कलर कर देगा। यानी कि इधर हम अगर इसको स्टाइल में जाकर कोई और कलर देते हैं, कलर रेड, रेड कर देते हैं एक का। ठीक है, तो एक का तो रेड कर देगा, दूसरे का ग्रीन क्यों है, क्योंकि सारे पैराग्राफ को इधर स्टाइल टैग के अंदर हमने P लिखा है। इसका मतलब है जितने भी पैराग्राफ हैं उसके बाद करली ब्रेस डालनी है। जब भी अपने स्टाइल देना है तो इसी तरह देना है, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी लेकर आगे उसको कोई वैल्यू देनी है। ठीक है, कॉलन कॉलन के साथ। ठीक है, तो ये क्या करता है कि सारे पैराग्राफ का कलर ग्रीन कर देता है। लेकिन इनलाइन CSS क्या करता है, इनलाइन CSS ये करता है कि इसको मैं थोड़ा और जूम करता हूं अगर आपको क्लियर नहीं नजर आ रहा। इनलाइन CSS क्या करता है, वो कहता है कि नहीं ये वाला कलर इसको दो। ठीक है, ये तो सिर्फ कलर है। CSS हम पूरी सीखेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, फॉन्ट स्टाइल होते हैं, बैकग्राउंड कलर होता है, वो सारी चीजें हमने सीखनी है। अभी बताने का मकसद ये है कि इनलाइन CSS क्या होती है। तो इनलाइन CSS में हम स्टाइल टैग में इक्वल डालकर यूज करते हैं। जबकि इंटरनल CSS में इस तरह सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको बोलते हैं सिलेक्टर। ठीक है, जिस तरह P है ना, इस तरह बॉडी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बॉडी है ना, इस पूरी बॉडी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। किस तरह सिलेक्ट करना है बॉडी को, जिस तरह P सिलेक्ट किया है इस तरह इधर बॉडी लिखना है, स्पेस दें। ठीक है, और इस तरह करली ब्रेस है सेम। और मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर जो है ना,
बैकग्राउंड कलर जो है उसका हम ब्लैक कर देते हैं। ब्लैक नहीं करते, ब्लैक बुरा लगेगा, वैसे आप कर सकते हैं, करना चाहें तो। मैं पिंक कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल सेव किया, देखते हैं कि आप बैकग्राउंड कलर बॉडी का हमारा पिंक हुआ है। तो देखें पूरे पेज का उसने बैकग्राउंड कलर, जो पूरी हमारी बॉडी है उसका बैकग्राउंड कलर उसने पिंक कर दिया है। तो ये होती है इंटरनल CSS। इसका फायदा क्या है, ये इस तरह जो है एक एक लाइन में अप्लाई नहीं करनी पड़ती, हम इकट्ठी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इंटरनल जो होती है इकट्ठी अप्लाई तो हो जाती है, लेकिन इसका नुकसान क्या है, ये पेज की लंबाई में इजाफा कर देती है। ये तो दो चीज़ें हैं, जब हम बड़ी ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो ये एक तो हमारा पेज बहुत बड़ा हो जाएगा, सेकेंडली अगर हमने किसी दूसरे पेज पर अप्लाई करनी है तो उसके लिए हमें अलग से बनानी पड़ेगी, इसलिए ये तरीका भी ठीक नहीं है। तो फिर कौन सा तरीका ठीक है, एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS के लिए हम क्या करते हैं, एक अलग से उसी फोल्डर में जाते हैं और एक न्यू फाइल बनाएंगे, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना लें, ठीक है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उसका नेम रखते हैं CSS फाइल, ठीक है। अच्छा, अब कोशिश करना है जो CSS फाइल बनानी है उसमें स्पेस ना दें, मैंने अंडरस्कोर डाल लिया, ठीक है। वो इसलिए कि हमने बताना होता है कि वो CSS फाइल अगर स्पेस हो तो हम सही से बता नहीं पाते। और .css लिखना है आखिर में, आखिर में क्या लिखना है, .css। इस तरह .html लिखते हैं ना, इस तरह .css। तो ये हमने जब एंटर किया वो कहता है, वो वार्निंग देगा, आपने कहना ठीक है। तो ये हमारी CSS फाइल बन गई है, ठीक है। अब दोबारा से हम उसी जगह जाते हैं, देखें इसने ये चूंकि फोल्डर हमारा पूरा ओपन है, इसने वो फाइल भी हमें दिखाना शुरू कर दी है। इसको क्लिक करते हैं तो ये हमारी ओपन है। अब हम पैराग्राफ को कलर देते हैं, सेम तरीके से देना है, ठीक है, जिस तरह उधर दिया है। कलर क्या कर दें, रेड कर दें। तो सेव किया, देखते हैं ये कलर रेड करता है कि नहीं करता, ठीक है। तो इसने तो कुछ भी नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये फाइल तो पड़ी हुई है, सेम फोल्डर में पड़ी हुई है, लेकिन हमने उसको बताया ही नहीं कहाँ पड़ी हुई है। इधर हेड टैग में बताना है, कहाँ बताना है, लिंक में, रिलेशनशिप, ठीक है, स्टाइल शीट, इस तरह लिखना है। रिलेशन REL डालकर स्टाइल शीट रखना है। ये हर दफा लिखेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी, आपको परेशान नहीं होना। टाइप वही रखनी है जो स्टाइल टैग में लिखी थी, कौन सी टाइप, टेक्स्ट CSS। और आखिर में उसका एड्रेस देना है, ठीक है। क्या बताना है, एड्रेस। एड्रेस इसका जो सेम फोल्डर में फाइल पड़ी होती है, उसका फायदा क्या होता है, हम सिर्फ उसका नाम लिखकर आगे उसकी टाइप बता दें तो ऑटोमेटिकली उसको एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं होती। वरना अगर किसी और फोल्डर में होती जहां उसका एड्रेस हम लिखकर शामिल कर सकते थे, इसलिए फायदा होता है अगर हम एक ही फोल्डर में लिखें। अब क्या हुआ है, इससे इस टैग को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, लिंक वाला टैग हमारा क्लोज हो गया। अब हमने क्या किया, लिंक कर दिया है और सेव भी कर देते हैं। किस चीज को लिंक कर दिया है, स्टाइल शीट को, और उसकी टाइप टेक्स्ट CSS है, उसका नाम ये है। एक्सटर्नल CSS जब भी शामिल करनी है अपने फाइल का नाम लिखना है, सेम फोल्डर में है तो, वरना अगर किसी और फोल्डर में है तो इससे पहले इधर स्लैश वगैरह डालकर उसका एड्रेस भी देना है, ठीक है। उसकी टाइप हमेशा टेक्स्ट CSS होगी, और उसमें रिलेशन जो होगा REL की वैल्यू क्या होगी, स्टाइल शीट। तो इसको सेव करते हैं। अब देखते हैं जो उसमें हमने चीजें लिखी थी, यानी कि P का कलर रेड है तो वो अप्लाई होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो देखें उसने उसका कलर अप्लाई कर दिया, ठीक है, हमने बता दिया है, वो फाइल वहां पड़ी है। अच्छा, एक्सटर्नल CSS का सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है, ये अलग से फाइल मैनेज होती है। सबसे ये फायदा है कि हमें पता होता है ये हमारी CSS वाली फाइल है। सेकेंडली, अगर दो HTML फाइल है ना, तो जितने भी उसके पैराग्राफ दोनों फाइलों के होंगे, पैराग्राफ को ऐड कर देगा। तो इस तरह स्टाइल देना ईजी होता है, ठीक है। सिर्फ P से नहीं हम स्टाइल दे सकते, और भी तरीके होते हैं, ठीक है। ये P क्या है, सिलेक्टर है। इस तरह और भी सिलेक्टर होते हैं, इनको भी हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे कि सिलेक्टर क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन मकसद ये है कि आपको समझ आ जाए एक्सटर्नल CSS क्या होती है। लेकिन ये याद रखें, एक्सटर्नल CSS सबसे बाद में अप्लाई होती है। सबसे बाद में कैसे, हम अगर फर्ज किया कि इधर ना दूसरी भी यूज करते हैं, स्टाइल भी यूज करते हैं, इंटरनल CSS भी यूज कर लेते हैं, आप कट्टी भी यूज कर सकते हैं, ऐसा ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। रिलेशन इसमें क्या होगा, इसमें टाइप देनी है टेक्स्ट CSS। आप फॉलो करते रहे आहिस्ता आहिस्ता। आपको अगर समझ नहीं भी आ रही, उम्मीद है इतना आसान है, आपको समझ आ रही होगी। अगर नहीं भी आ रही होगी तो आहिस्ता आहिस्ता आनी शुरू हो जाएगी। आप बस फॉलो करते रहें जो मैं कर रहा हूँ। इसमें भी मैं कहता हूँ P का कलर क्या कर दे, ऑरेंज कर दे। हम इसमें ऑरेंज देते हैं। कलर वही देने हैं जो अवेलेबल है, सारे कलर, अगर कलर वगैरह का नाम कर लिखा तो वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो अब कलर ऑरेंज कर देगा, ठीक है। देखें ऑरेंज कर दिया है। रेड क्यों नहीं रखा, हमने रेड में तो दिया हुआ है क्योंकि वो बाहर पड़ा है, ठीक है, अंदर वाली चीजों को वो पहले डील करता है। इसी तरह अगर हम लाइन के अंदर देते हैं, इन लाइन CSS में देते हैं
तो स्टाइल प्रॉपर्टी के अंदर जो जिसको हम क्या बोलते हैं इनलाइन सीएसएस, अगर हम उसमें देते हैं तो ये इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, मैं कहता हूँ ग्रीन कर दे, तो ये ग्रीन कर देगी, क्योंकि ग्रीन क्यों करेगी, ठीक है, क्या ग्रीन करे, कलर, ठीक है। तो ग्रीन क्यों करेगी, क्योंकि ग्रीन उसके सबसे अंदर है। उसके बाद क्या अप्लाई होता है, स्टाइल वाले टैग अप्लाई होते हैं, अगर ऊपर स्टाइल यूज हुआ हेड में, उसके बाद लिंक की तरफ जाते हैं और फाइलों की तरफ जाते हैं, दूसरी फाइलों की तरफ। तो उम्मीद है आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा इंटरनल सीएसएस कैसे अप्लाई होती है। उसी लाइन के अंदर स्टाइल टैग में सिर्फ कलर नहीं, और भी बाकी चीज़ें हम आने वाले लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, कलर के अलावा भी चीज़ें अप्लाई होती हैं, लेकिन हमने इंटरनल सीएसएस बहुत कम यूज करनी है। क्या करना है, इंटरनल सीएसएस बहुत कम यूज करनी है, लेकिन आप कर सकते हैं, ये मैं साथ साथ बताता भी रहूंगा। इंटरनल सीएसएस कहीं और इस तरह ये वाली सीएसएस जिसको हम सॉरी ये इनलाइन सीएसएस है और ये इंटरनल है। इनलाइन सीएसएस बहुत कम यूज करनी है और इंटरनल भी कम करनी है। सबसे ज्यादा हमने एक्सटर्नल सीएसएस यूज करनी है। आने वाले लेक्चर में हम सीएसएस की बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने जो है इनलाइन कम यूज करना है, और आपको ये पता हो अप्लाई सबसे ज़्यादा इनलाइन होता है। ठीक है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा करीब होता है, लेकिन इसका नुकसान क्या होता है, हर लाइन को ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, यूज़ कर भी सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ये अच्छा नहीं समझा जाता। ठीक है, लेकिन क्योंकि हर लाइन को अलग अलग और हमारे पेज की लंबाई बढ़ा देता है और ये कम्प्लेक्सिटी बढ़ा देता है, और इंटरनल उससे ज़्यादा अगर आप यूज़ करें तो कम प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये भी पेज की लंबाई वगैरह बढ़ा देता है और दूसरे पेजों पर अप्लाई नहीं हो सकता। इसलिए फिर हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल सीएसएस यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी इस कंसेप्ट की। अगर समझ नहीं आई या कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। लेक्चर को दोबारा सुनिए अगर सही समझ नहीं आए, और प्रैक्टिस करने की कोशिश करें तो आपको उम्मीद है कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।